Hello students. Now let us discuss question number 13, 14, 15, 16 and 17. Okay. So let us first take a look at the question number 13. ये क्या कह रहा है कि there is a spherical soap bubble inside an air chamber at pressure P naught 10 to the power 5 Pascal and has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is delta P. मतलब एक सोप बबल है जिसमें पहले जो एक्सेस प्रेशर है वो डेल्टा पी है, मतलब बाहर प्रेशर दिया हुआ है पी नॉट जिसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 5 पास्कल और अंदर जो एक्सेस प्रेशर है यानी अंदर प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी है। यहाँ पर जो डेल्टा पी गिवन है, डेल्टा पी की जो वैल्यू है दैट इज़ 144 पास्कल। अब आगे क्या कहता है, नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 8 पी नॉट बाई 27। ठीक है, अब चैम्बर का प्रेशर चेंज कर देते हैं सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंज। अब इसको चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि पहले अगर इसमें जो रेडियस था वो R1 था और ये सराउंडिंग का जो प्रेशर है, चैम्बर का जो प्रेशर है वो चेंज करने के बाद जो रेडियस है वो कुछ R2 हो जाता है और बाहर प्रेशर जो है वो 8/27 पी नॉट गिवन है। तो अंदर जो एक्सेस प्रेशर इस केस में है, अंदर का प्रेशर मान लेते हैं इस बार हो जाता है 8/27 पी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा पी डैश। डेल्टा पी डैश इज़ द न्यू एक्सेस प्रेशर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। जितने भी टेम्परेचर हैं वो सारे अनचेंज्ड हैं। Assume air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the cases to be much smaller than the chamber pressure. The new excess pressure delta P in Pascal is. तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि जैसे यहाँ पे डेल्टा P given है which is quite small to the chamber pressure. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2, PV को 1RT से T अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब यहाँ पर जो P1 है वो क्या है, वो P नॉट प्लस डेल्टा P है। P2 और V1 इज 4/3 पाई R1 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू P2 V2। P2 इज 8/27 P naught plus the new excess pressure delta P dash into 4/3 pi R2 cube। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो गिवन है कि पी नॉट के कंपैरिजन में वो काफ़ी स्मॉल है। तो ये दोनों ही जगह पे डेल्टा पी और डेल्टा पी डैश को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है पी नॉट इंटू R1 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8/27 इंटू R2 की पावर 3। तो यहाँ से R1/R2 का रेशियो हमको मिल जाता है R1 डिवाइडेड बाई R2। इट कम्स आउट टू बी क्यूबिक रूट ऑफ 8/27। तो ये R1/R2 2/3 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हमको न्यू एक्सेस प्रेशर निकालना है। तो हमें पता है कि जो पहले का जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P1 ये किसके बराबर है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, अगर सरफेस टेंशन T है तो 4T डिवाइडेड बाई R1 या डेल्टा P है ना, वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी डेल्टा P। बाद वाला जो एक्सेस प्रेशर है उसको डेल्टा P डैश कह रहे हैं, तो डेल्टा P डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स T डिवाइड बाई द न्यू रेडियस R2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि डेल्टा P डैश की जो वैल्यू है, यहाँ रेशियो लेते हैं तो डेल्टा P डैश इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू डेल्टा P। और इस रिलेशन से हम R1/R2 की वैल्यू निकाल करके लाए हैं, ये 2/3 के बराबर है। R1/R2 इज़ 2/3।
एंड डेल्टा पी जो पहले एक्सेस प्रेशर था इट इज़ गिवन एज 144 पास्कल। तो 144 पास्कल यहाँ रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये 3 से ये 48 टाइम्स में कट होगा, तो इसकी वैल्यू 48 इंटू 2 96 पास्कल के बराबर आती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 96 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन है वेव ऑप्टिक्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का और उसके साथ SHM को कंबाइन किया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज़ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, ईच ऑफ द टू slits has been shown in the figure and the separation between them, the D is oscillating at the rate of 0.04 sin omega t and the separation is given as D बराबर 0.8 plus 0.04 sin omega t। तो स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे जो ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 मीटर and the wavelength of the light used is 6000 angstrom. The interference pattern on the screen changes with time. इसके ये स्लिट के जो सेपरेशन है उसकी वजह से यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो भी चेंज करेगा, उसमें भी ऑसिलेशन आएगा। ज़ीरोथ फ्रिंज जो सेंट्रल फ्रिंज है वो फिक्स्ड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, डी चेंज कर रहा है तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का वो ये कि द 8th ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O oscillates with time between two extreme positions. The separation between these two extreme positions in micrometer is। तो 8th ब्राइट फ्रिंज का अगर हम लोग पोजीशन लिखते हैं तो 8th ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पोजीशन लिखते हैं y इक्वल्स टू एन डी लेमडा बाई डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स ऑफ डी लेमडा डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पर d की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, लेमडा इन द क्वेश्चन इज गिवन है 6000 एंगस्ट्रम। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाई करके, और जो d की वैल्यू है वो गिवन है 0.8 प्लस 0.04 मिलीमीटर। तो 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी एंड दिस इज गिवन इन मिलीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये 10 की पावर -3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है y के लिए, ये 10 टू द पावर -3 यहाँ ऊपर जा कर के इसको 10 की पावर +3 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 6 इसमें और यहाँ से आ रहा है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हो जा रही 48, 6 इंटू 8 48 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 की पावर -3 है, और ये जो ज़ीरोज़ हैं ये मिल करके 10 की पावर -4 एंड डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। तो ये y की वैल्यू है 8 फ्रिंज की जो का पोजीशन है जो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी, y मैक्सिमम की वैल्यू आएगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम है। तो डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये वाला ये साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो जो वैल्यू हो रही है y मैक्सिमम ये 48 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस ऑफ 0.04 हो जाता है। और इसी तरह से y मिनिमम जो है, y मिनिमम कब आएगा, y मिनिमम आएगा जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस इज़ 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 and divided by 0.8 plus 0.04।
अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि द सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजिशंस, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है जो वैल्यू दैट इज y मैक्सिमम माइनस ऑफ y मिनिमम। तो यहाँ पर 48 इंटू 10 की पावर 4, ये तो कॉमन है दोनों में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। और यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है ये इधर 1 बाई 0.8 माइनस 0.04 और माइनस ऑफ 1 बाई 0.8 प्लस 0.04 आता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग थ्रू द कैलकुलेशंस। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर अपन इसको 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 0.a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर आता है। और न्यूमरेटर में यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0.04 आ जाएगा यहाँ। अब ये जो 0.04 है इसका स्क्वायर है, वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ आ जाती हैं वो आ जाती हैं 48 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 0.08 एंड डिवाइडेड बाई अगेन दिस इज़ 0.8 का स्क्वायर, ये इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो 0.8 का स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8 लिख लेते हैं इसको। सो अगेन यहाँ से ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ नीचे इधर 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, और ये अगेन ये डेसिमल से यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो रहा है, ये 8 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो, तो ये आंसर जो आ रहा है ये 6 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर आ रहा है। अब आंसर पूछा हमसे यहाँ पर है माइक्रोमीटर में, तो ऑफ कोर्स इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा, और जिसको हम लोग 600 माइक्रोमीटर कह सकते हैं। तो आंसर जो है इसका 600 है, बट ऑफ कोर्स अगर हम ये और प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, अगर हम लोग घर पे कर रहे हैं कैलकुलेटर है तो वहाँ पर जो है वो आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। बट इफ़ सम स्टूडेंट टुक द पेन ऑफ गोइंग अबाउट विद द कैलकुलेशन तो उसकी वैल्यू 601 तक भी आ सकती है। तो दैट्स वाई इन द आंसर we should give a range from 600 to 601, 602, that sort of. Okay, so now let us move to the next question. इसी के दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच द 8th ब्राइट फ्रिंज विल मूव इज। अब 8th ब्राइट फ्रिंज का हमने यहाँ पर पोजीशन लिखा था, पोजीशन क्या है, y इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ d lambda over d, and that was equal to 8 into 1 into 600 into 10 to the power minus 10 divided by d was 0.08 plus 0.04 sin omega t. So and this was in millimeter, so 10 की पावर माइनस 3। अब अगेन इसको अगर हम लोग यहाँ से 0.8 कॉमन ले लें तो ये 8 इंटू 6 ये अगेन 48 and this was 6000 एंगस्ट्रम। तो ये 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ 0.8 यहाँ ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं तो 0.8, और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 0.8। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 0.8
इंटू साइन ओमेगा टी टू द पावर -1. ओके, सो नाउ ये वैल्यू, ये यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, यहाँ एक 10 आ जाएगा, ये 8, ये 6, तो दिस इज़ 6 इंटू 10⁻³ एंड यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल, क्योंकि ये जो टर्म है साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और एंड दिस इज़ क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 1, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 प्लस x⁴n को हम लोग जैसे 1 प्लस nx लिखते हैं, वैसे यहाँ पर भी 1 n की जगह -1, तो ये 1 माइनस ऑफ 0.04, सो दिस इज़, इसको हम लोग 1/20 से रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज़ 1/20 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. So this is the expression for the position y of the 8th fringe. अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है, इसके जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आ रही है a = 6 इंटू 10⁻³ और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/20, और जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो गिवन है, ओमेगा क्वेश्चन में ओमेगा इज़ गिवन एज 0.08, तो ओमेगा इज़ 0.08. तो हमको मालूम है कि SHM जब कोई सिस्टम कर रहा होता है तो जो V मैक्सिमम की वैल्यू होती है, V मैक्सिमम इज़ A इंटू ओमेगा, तो A की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 1/20 एंड दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.08, तो ये अगेन इसको हम लोग 8/100 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये 10⁻³ नीचे है और ये 10⁻³ के साथ मिल करके ये 10⁻6 बना लेगा, और ये 2 से ये 4 टाइम्स में और ये 10 बार में कटेगा, तो ये 10⁻³ ये 10�3, दोनों मिलकर 10⁻6 हो गया. ये 4 और 6 मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे 24 हो जाएंगे, तो 24 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर है. अब यहाँ पर आंसर रिपोर्ट करने का है हमें, किस में आंसर रिपोर्ट करने का है हमें माइक्रोमीटर पर सेकेंड में. तो माइक्रोमीटर पर सेकेंड में जो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 24 माइक्रोमीटर per second. Okay, so now let us take a look at the next question number 16 and 17. ये भी SHM से related question है. इसमें क्या दे रखा है कि there are 2 particles 1 and 2 each of mass m, ये 2 particles हैं, दोनों का mass m है, are connected by a massless spring and are on a horizontal frictionless plane. जो surface दे रखी है ये smooth है as shown in the figure. Initially the 2 particles with their center of mass इनका x0 पर मानना, ये जो point है this is at x0, are oscillating with an amplitude a and angular frequency omega, thus their positions at time t are given like this. Position जो particle 1 है इसका position दिया हुआ है x0 plus d plus a sin omega t and x2 का दिया हुआ है x0 minus d minus of a sin omega t, where d is greater than 2a. Particle 3 of mass m moves towards this system with speed u. एक पार्टिकल यहाँ से चल के आ रहा है, यहाँ इससे कोलाइड कर रहा है and undergoes instantaneous elastic collision at time t0. Finally, particle 1 and 2 acquire a center of mass velocity vcm and oscillate with amplitude b and the same angular frequency. यानी collision के बाद ये इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, वो यहाँ पर गिवन है, शोन है कि वो VCM है, और जो नया एम्पलीट्यूड हो जा रहा है वो B हो जा रहा है. ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है उसमें ये B और ये VCM के बारे में ही पूछा है इसमें. ठीक है, तो पहले सवाल में क्या पूछ रहा है, पहले सवाल में पूछ रहा है कि इफ़ द कोलिजन अकर्स एट टाइम t0 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ VCM विल बी. अब t0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, t बराबर t0 और t0 की वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशंस देखें, अगर हम इसके सिस्टम को ड्रॉ करते हैं तो x1 जो दिया हुआ है
x1 का जो इक्वेशन गिवन है, x1 इज गिवन एज x नॉट प्लस डी, x नॉट प्लस डी x1 is given as x naught plus d और plus a sin omega t, और x2 is given as x naught plus d minus t, sorry, x naught minus d and minus a sin omega t. अब ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे दिस इज 2, ये एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, किसके साथ, ये 1 के साथ। सेंटर ऑफ मास जो है वो x नॉट पर है। तो जो इनिशियल पोजीशन है उसके हिसाब से ये जो लेंथ आ रही है d है, इनिशियली इसका कोऑर्डिनेट 2 का कोऑर्डिनेट x बराबर -t पर है, और ये 1 जो है वो x बराबर d पर है, इनिशियली t बराबर 0 पर। तो अब यहाँ पे यही कह रहा है कि t बराबर 0 पर जो पार्टिकल आकर के यहाँ पे दूसरा जो बॉल है वो आकर यहाँ कोलाइड किया है किसी वेलोसिटी u0 से, और u0 की वैल्यू दी हुई है a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये अगर ऑसिलेशन चल रहा है तो t बराबर 0 पे जब स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ में है, तो उस केस में जो है, उस केस में ये जो बॉल्स हैं इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ये मूव कर रहे होंगे, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा ए ओमेगा से। हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, dx1 बाई dt ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, t बराबर 0 पर वो पॉजिटिव आएगा, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है ए ओमेगा से, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है विद स्पीड ए ओमेगा, और इधर से एक सेम मास का बॉल आकर के इससे कोलाइड कर रहा है विद स्पीड ए ओमेगा बाई 2। तो वी नो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कोलिजन कि जब सेम मास के दो बॉडीज़ में परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस केस में वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा, कोलिजन के जस्ट बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी पर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये ए ओमेगा से इधर जा रहा होगा, और ये जो 2 है वो इधर से जो बॉल आया है ए ओमेगा बाई 2 से उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ए ओमेगा बाई 2, और जो बॉल इनकमिंग बॉल था वो वापस चला जाएगा, उसके पास जो 2 के पास जो वेलोसिटी थी वो आएगी ए ओमेगा के बराबर। तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसमें एक की वेलोसिटी टुवर्ड साइड ए ओमेगा बाई 2 हो जाएगी और दूसरे की ए ओमेगा। अब इसमें वैल्यू पूछ रहा है वी सी एम बाई ए ओमेगा की, यानी बेसिकली हमें इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पे वी सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों बॉल्स के मास जो है वो सेम एम एम है, तो m इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस m इंटू ए ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m, वो डायरेक्टली हम डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं क्योंकि सेम मास है, बट एनीवेज। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो वी सी एम की वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा। तो वी सी एम बाई ए ओमेगा की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.75। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि अब कोलिजन का जो टाइम है टी नॉट दैट इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। तो उस केस में 4b² की वैल्यू पूछ रहा है। 4b², यहाँ b क्या है, कोलिजन होने के बाद जो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन भी है, और जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो b हो जाएगा। तो 4b² की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये जो t0 बराबर π/2 ओमेगा कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है जो टाइम पीरियड होगा t वो तो होगा 2π/ओमेगा। तो इसका मतलब ये जो t0 दिया हुआ है, t0
is given as pi by 2 omega. So this is 1/4 of the time period. ये क्या है? ये t by 4 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस केस में जब कोलिजन हो रहा है उसमें जो स्प्रिंग होगी वो अपने मैक्सिमम एलोंगेशन वाले स्टेट में होगी, और ये जो दोनों मासेस होंगे 2 और 1, इनकी जो वेलोसिटी स्पीड होगी ये भी रेस्ट में होगा, और ये भी रेस्ट में होगा. इसकी भी स्पीड जो होगी वो, ये दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर होंगे. ठीक है. तो अब इस इंस्टेंट पर यहाँ से ये बॉल आया और ये a ओमेगा बाई 2 वेलोसिटी से इस बॉल 2 से कोलाइड किया. अगेन सेम कंसेप्ट है, दोनों का जो मास है सेम है, ये स्प्रिंग से कोई इम्पल्सिव फोर्स आएगा नहीं, तो ये सिर्फ इन दोनों का परफेक्टली ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है. तो उस केस में इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी. तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा वो ये जो मास 2 है ये इधर a ओमेगा बाई 2 से मूव करना स्टार्ट करेगा, जबकि ये जो मास 1 है इस पर अभी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर हमें एम्पलीट्यूड चाहिए कि अब इस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड कितना है. अभी तो इनिशियली यहाँ पर एम्पलीट्यूड वाज a, अब जब ये सिचुएशन आ गई है तो इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है. तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं VCM. इस केस में ऑफ कोर्स दोनों का मास सेम है, तो VCM विल बिकम a ओमेगा बाई 4, हाफ हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो a ओमेगा बाई 4 VCM हो जाता है. अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चल के देखते हैं. तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास की जो खुद की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की जो खुद की वेलोसिटी है वो a ओमेगा बाई 4 है. ठीक है. अब अगर सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी a ओमेगा बाई 4 है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर 2 को देखते हैं तो 2 की वेलोसिटी जो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, वो a ओमेगा बाई 4 इस तरफ, और सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे, ऑब्जर्वर इज एट सेंटर ऑफ मास. वी आर सॉल्विंग रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास. तो इसके रिस्पेक्ट में जो दोनों मासेस हैं उनकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, a ओमेगा बाई 4, a ओमेगा बाई 4, ये वेलोसिटी है. अब किसी एक को भी अगर हम देखें तो चाहे बॉल 2 या बॉल 1, ये दोनों ही सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं. तो अगर इनका नया एम्पलीट्यूड b है तो इनके लिए हम जो वेलोसिटी वाला फार्मूला है जो SHM में हम यूज़ करते हैं, v बराबर ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं. तो इनकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है a ओमेगा बाई 4, और नया एम्पलीट्यूड जो है वो b हो जाएगा, और इस समय जो डिस्प्लेसमेंट है उनका अपने जो मीन पोजीशन से वो कितना है, वो a है. तो ये a स्क्वायर. अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करते हैं. a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू, और एनीवेज ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ से b स्क्वायर की जो वैल्यू है, b स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस 1 बाई 16 इंटू a स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू 17 बाई 16 a स्क्वायर. तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हो जाती है 17/16. अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर. तो 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऑफ कोर्स 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की वैल्यू है, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4.25. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 4.25 है.
ठीक है, अब ये हमने इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किया। अगर हम चाहें, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व नहीं करना चाहें तो हम इसे नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें ये जब कोलिजन यहाँ पर होगा तो उसके बाद की ये वेलोसिटी है इनिशियल। अब फाइनली क्या होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा उस केस में दोनों जो बॉडीज़ हैं, दोनों मासेस हैं, उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो उस केस में जो कंप्रेशन आएगा that would be the twice of the amplitude of oscillation of each masses। तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं whichever is comfortable to the students।